हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है। इसके पहले हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10th की ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिया है। और उसी क्रम में क्लास 11th का आज जो चैप्टर है वो जलवायु है, अध्याय 4 चैप्टर 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर ये लंबा है तो इसको हम लोग जो है पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, खास करके इन्हीं तीनों बिंदुओं पे प्रकाश रहेगा। तो अब इन जलवायु के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो मौसम एवं जलवायु पढ़ेंगे हम लोग, जिसके अंतर्गत तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा का स्थानिक एवं कालिक वितरण, भारतीय मानसून क्रियाविधि, आरंभ, परिवर्तिता, स्थानिक एवं कालिक जलवायु प्रकार, ये सारे होंगे बिंदु। उसके बाद से प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वनों के प्रकार, उनका वितरण और वनों में रहने वाले वन्य जीवन संरक्षण और जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय का मतलब जो आज हमारे देश में वन्य जीव प्राणियों के लिए जो बनाए हुए हैं अभयारण्य, उन्हीं को हम लोग जीवमंडल निचय कहते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत होगा मृदा, यानी मिट्टी के प्रमुख प्रकारों, उनके विभाजन और मृदा का अवकर्षण एवं संरक्षण, यानी मृदा का जो है निक्षेपण कहें या मृदा का जो है अवनवीकरण जो हो जाता है, मृदा जो है विनाश जो जिससे होता है उसके बारे में, और उस मृदा को संरक्षण करने के उपाय के बारे में चर्चा होगा। तो आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है जलवायु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। आइए, कह रहा है कि आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। अब जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे मौसम में जो परिवर्तन होता है, गर्मी, ठंडी और बरसात, ये सब होता है, तो इनके पीछे कौन से कारण हैं, कौन से तत्व हैं कि ये परिवर्तन होता है? देखिए, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो तापमान है, उसके साथ क्या है, वायुदाब है, पवनों की दिशा है और उनकी गति है, आर्द्रता मतलब नमी जो होता है, और वर्षण। इन्हीं सबों से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में भिन्नता आती है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम क्या है? अब देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर देख लीजिए। तो मौसम हम किसे कहते हैं? तो मौसम का मतलब होता है कि वह वायुमंडल की क्या है, क्षणिक अवस्था है, मतलब कम समय में। आपने सुना होगा, कोई लोग कहते हैं अरे मौसम खराब हो गया। अचानक मौसम में क्या होता है, कभी बादल लगता है तो कभी आप लोग देखते होंगे कि बारिश होने लगती है। मतलब मौसम क्या है? तो मौसम जो है क्षणिक अवस्था है। या अचानक जो है मौसम देखते होंगे आप लोग, बदल जाता है, बादल होने लगता है, या धूप होने लगता है, या क्या होने लगती है, बरसात होने लगती है। तो ये जो क्षणिक परिवर्तन देखने को मिलता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है? तो जलवायु जो है लंबे समय की जो मौसमी दशाओं में जो परिवर्तन होता है, उसी क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या हो? तो लंबे समय में जो मौसमी दशाओं में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और यह जल्दी जल्दी नहीं बदलता है। इनको बदलने में क्या लग सकते हैं, तो सप्ताह भी लग सकते हैं, परंतु बदलाव जलवायु में क्या होता है, 50 या अथवा इससे अधिक वर्षों में होता है। ठीक हो गया। अब मौसम और जलवायु के बारे में क्लियर हो गया। आइए, अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। हाँ, पिछली कक्षाओं में आप जाकर के अगर नहीं जानते हैं तो पिछली जो वीडियो हमने बनाए हैं उनमें आप देख सकते हैं। मानसून जो है क्लास 9th में भी मैंने पढ़ाया है, उसके बारे में क्लाइमेट में विधिवत बताया गया है। तो मानसून जो है कौन सा अरबी शब्द है जो मौसम से आया हुआ है, मैंने बताया है, वही यहाँ कह रहा है।
कह रहा है कि जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में क्या होता है, उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मतलब भारत किस तरह का देश है, तो भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। और भारत किस गोलार्ध में स्थिर है, तो यह जो है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। ठीक है। अब मानसून में जलवायु में एकरूपता एवं विविधता के बारे में देखिए, कैसे मानसून में क्या होता है, एकरूपता है और कैसे विविधता है। तो मानसून पवनों की व्यवस्था भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच एकता क्या करता है, बल प्रदान करता है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, दक्षिण में केरल है तथा तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से क्या है, अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु क्या है, मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं को जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा, इन प्रादेशिक विभिन्नताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। देखिए, कहने का तात्पर्य ये, अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु है और उत्तर में आपका क्या है, असम का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में या अरुणाचल है, तो वहाँ की जलवायु क्या है, भिन्न है। केरल की जलवायु क्या है, उससे भिन्न है। लेकिन फिर भी जो है सभी को क्या कहते हैं हम, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसके जो बारे में आइए नीचे चर्चा करते हैं। कह रहा है कि गर्मियों में पश्चिम में जो मरुस्थल है, तापक्रम में क्या होता है, कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान क्या रहता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान क्या है, तो 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान क्या होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक ऑब्जेक्टिव आप लोग बताते हैं फ्रेंड्स, 45 डिग्री सेल्सियस जो माइनस में आप देख रहे हैं कहाँ का, तो कश्मीर में द्रास, यहाँ सबसे ठंडा ये जो है माना जाता है। भारत का सबसे ठंडा जो प्रदेश है या जगह है वो क्या है, कश्मीर का द्रास है। ठीक है। जबकि उसी रात तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। कह रहा उपयुक्त उदाहरण जो है, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं कह रहा है कि एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी क्या हों, विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का क्या रहता है, अंतर पाया जाता है। किंतु थार मरुस्थल में ये दिन का तापमान क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ रात का तापमान क्या होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखते हैं। तो ये तो तापमान का आप देखें कि कितना ज़्यादा अंतर है अपने भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में। अब वर्षा का क्या भूमिका है, वर्षा की कितनी विविधता है उसको देखिए। तो हिमालय में वर्षा मुख्यतः किस रूप में होता है, तो हिमपात के रूप में होता है। हिम के देखते होंगे आप, छोटे छोटे कण जड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हिम वर्षा कहते हैं। जबकि अन्य देशों में वर्षा किस तरह से होता है, तो बूंदों के रूप में होता है, जल की बूंदों के रूप में जो वर्षा होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। तो ये तो वर्षण के प्रकार हुए। वर्षा कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार हैं, या तो हिम के रूप में बारिश होगी या बूंदों के रूप में होगी। ठीक है, तो इन्होंने प्रकार बताया। अब कह रहे हैं कि मात्रा में भी अंतर देखने को मिलती है। कैसे, तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय की खासी पहाड़ियों में। और खासी कहाँ है, तो पहले वहाँ चेरापूंजी नंबर 1 पे था, अभी कौन सा है, तो मौसिनराम है। किस पहाड़ियों में है, तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी, देखिए, एक है गारो
दूसरा क्या है खासी और तीसरा क्या है जयंतिया। गारो है ये, ठीक है, और ये जो है खासी पहाड़ी है बीच वाली, और ये तीसरा क्या है जयंतिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खासी पहाड़ी पे ही मासिन राम नाम है और चेरापूंजी, लेकिन अभी जो है मासिन राम में क्या होती है सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। कितना, तो औसत बता रहा है 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो शायद 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। मतलब एक दिन में जो बारिश हो जाती है मेघालय की पहाड़ियों में, उतनी वर्षा 10 साल लग जाते हैं जैसलमेर में होने में। तो सही बात है, 1080 सेंटीमीटर है, वहाँ देखिए 9 सेंटीमीटर है, तो लग ही जाएगा। कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा क्या है, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा क्या है, तो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। अब जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन क्या आता है, तो प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, बारिश की बात आई है तो देखिए, मुख्यतः भारत में 2 तरह की जो है मानसून के द्वारा वर्षा होती है। एक तो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब जो ये बात कर रहे हैं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो बारिश होती है वह किस मानसून से होती है फ्रेंड्स, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा बारिश होती है। और शेष भारत में जो बारिश होती है, जो जुलाई से स्टार्ट होती है और अगस्त सितंबर तक चलती है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के माध्यम से होती है। और उत्तर पूर्व से जो हवाएं चलती हैं वह बंगाल की खाड़ी से जैसे आगे बढ़ती हैं तो अपने जो है हवाओं में क्या होती है, नमी धारण कर लेती हैं और उड़ीसा और तमिलनाडु के तटों पे टकरा कर क्या करती हैं, बारिश कर देती हैं। किस समय में, तो ठंडियों के समय में। तो वही कह रहा है कि ठंडियों के समय में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कि भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए भारत में जो अपने जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 कारक कौन कौन से, तो स्थिति है और उच्चावच है। दूसरा क्या है, वायुदाब, और क्या है, पवन है। तो आइए बारी बारी से इनका अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक में क्या है, तो अक्षांश है। अक्षांश आपने पढ़ा होगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, 180 होती है। जैसे ये वृत्त बनता है तो पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये 0 अंश क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। और इससे 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण की रेखाओं क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, जो कितने हो गई, 180। क्लियर हो गया। वही कह रहा है कि आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पहले ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित और जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भूभाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट कर दूंगा आप लोगों को, अभी जब अक्षांश की बात चल रही है तो जैसे ये आपका वृत्त हो गया और ये जो है पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई हैं इनको क्या कहते हैं हम, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं ये। और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। तो कह रहा है कि ये जो आपका अक्षांश रेखा है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांश को।
इसके ऊपर जो है 23.5 अंश उत्तरी को हम कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या होता है, तापमान जो है, सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है साल भर। तो इसमें क्या होता है, इसमें तापमान ऊंचा रहता है। वही अक्षांश की बात कर रहा है। अब भारत में जो कर्क रेखा 23.5 अंश है, ये कहाँ से गुजरती है, ये भारत है तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बीचों बीच से गुजरती है। यानी बीच से इधर का जो भाग होगा फिर दक्षिण का, वो क्या होगा, उष्ण कटिबंध में होगा, और ऊपर का भाग क्या होगा, तो शीतोष्ण कटिबंध में होगा। ये कहने का मतलब है। अक्षांश से क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरे पहलू को। कह रहा है हिमालय पर्वत, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा में कारण बनता है। देखिए यहाँ हिमालय पर्वत की स्थिति को दर्शाया गया है। ये मैं आप लोगों को मैं से ये जो ऊंचा भाग है, तो होता क्या है कि शीत ऋतु में साइबेरिया और चीन से चलने वाली ठंडी हवाएं इस हिमालय पर्वत को क्या करती हैं, पार नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो इधर ठंडी हवाएं बहती हैं या शीत जो पड़ता है, उस तरह का शीत ऋतु भारत के अंदर नहीं होता है। तो एक तो ये लाभ होता है। दूसरा जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून से जब जलवायु उठता है, जलवायु बन करके उठता है बारिश के लिए, तो हिमालय पर्वत से टकरा करके फिर जो है दक्षिण और दक्षिण की तरफ जो है, दक्षिण तरफ जो गंगा जमुना का मैदान है, इस यहाँ तक जो है क्या कर देता है, बारिश करता है। तो दोनों भूमिका होता है, शीत ऋतु को रोकने में भी और मानसूनी हवाओं को रोक करके वर्षा कराने में भी हिमालय पर्वत की बहुत ही बड़ी भूमिका है। अब कह रहा है जल और स्थल का वितरण देख लीजिए। तो भारत के दक्षिण में तीनों ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न भारत पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, आप लोगों को पता है, और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदित तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्थल और जल में, जैसे जो जल है, जिस भारत का जो बनावट है, ये क्या है, ये तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर है। तो ये जो जल है, ये क्या होता है, जल्दी गर्म होगा स्थल से, आकि बाद में होगा। तो ये स्थल से क्या होगा, बाद में गर्म होगा, और ये स्थल भाग क्या हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब जल्दी गर्म होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब का मतलब क्या हो गया, यहाँ हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो ये जो हवाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ से बढ़ेंगी। तो यहाँ जब हवाएं ऊपर उठी, माफ़ कीजिएगा कुछ हो गया है बोलने में गलती, यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये जगह क्या होगी, खाली होगी। तो अब यहाँ सागर से हवाएं किधर चलना शुरू हो जाएंगी, स्थल खंड की तरफ। और रात में क्या होगा कि ये जल्दी जो है, जल जो है गर्म होगा दिन में, और रात में जल्दी ठंडा नहीं होता है, यानी जल्दी न गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। तो हवाएं फिर इधर गर्म रहेंगी, तो हवाएं फिर स्थल से जल की तरफ यानी सागर की तरफ चलेंगी। तो ये हवाओं का क्या है, यही पवनों का क्या है, उत्क्रमण है। क्लियर हो गया। आइए अब समुद्र तट से दूरी कह रहा है, समुद्र तट से दूरी भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। तो लंबी तट रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि हमारी तट रेखा कितनी है, तो बहुत ही लंबी है, विस्तृत है। भारत की तट रेखा कितनी है पता है आप लोगों को, टोटल 7617 जो है टोटल है,
इसमें और स्थल कितना है 15,200 जो कवर हुआ है। तो वही कह रहा है फ्रेंड कि भारत की जो है तटरेखा क्या है, बहुत ही लंबी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये समुद्र तट जो बताया अभी भारत की क्या है, तटरेखा क्या है, तो बहुत ही लंबी है। अब आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दें। भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, तो वह 6100 क्या है, किलोमीटर है, ठीक है। और द्वीपों समेत अगर देखेंगे तो कितना हो जाता है, 7516 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 7516 हो जाता है। द्वीपों, जैसे द्वीपों में क्या है, तो अंडमान है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, ये सब को लेकर के कितना हो जाता है, तो 7516 किलोमीटर है। और अगर भारत की जो है मुख्य भूमि की बात की जाए तो कितना है टोटल, तो 6100 किलोमीटर है। आइए अब समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान क्या होता है, 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग में क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब जो है आगरा उत्तर प्रदेश और दार्जिलिंग उत्तर पूर्वी जो है पूर्वोत्तर का राज्य है, ये दोनों क्या है, एक ही अक्षांश रेखा पे, ये जो अक्षांश रेखा होती है, जैसे कह रहा है कि एक ही अक्षांश पे क्या है, ये दोनों हैं। लेकिन वहीं जो है जनवरी में आगरा का तापमान कितना है, तो 16 डिग्री सेल्सियस, और दार्जिलिंग कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यह क्यों, तो यह जो है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। अब ऊंचावच कह रहा है भारत का भौतिक स्वरूप अथवा ऊंचावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, एक दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को क्या करती है, प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवन भिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसके दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण क्या होता है, कम वर्षा प्राप्त। देखिए अब पहले दो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि पवन विमुखी और दूसरा क्या दिया है, तो पवन भिमुखी, ये दोनों चीज़ का अंतर समझ लीजिए। देखो ये फ्रेंड्स, ये जो मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पर जो है ऊंचावच है क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो जब यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनती है तो क्या होती है, इन्हीं पहाड़ों के माध्यम पहाड़ों के पास जाकर टकरा कर क्या करती है, इसी पश्चिमी तट की तरफ बारिश कर देती है। तो इस तरफ जो है बारिश नहीं होती है, इस पठार के पूर्वी दिशा में। तो पूर्वी दिशा में जो बाढ़ जो है वर्षा नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, तो पवन विमुख कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन विमुख। और इस तरफ जो बारिश हो जाती है इसको क्या कहते हैं, पवन भिमुख कहते हैं। तो इधर बारिश क्या होती है, अधिक होती है, और इधर क्या होती है, बारिश नहीं होती है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक देख लीजिए। कह रहा है कि भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रिया को विधि को जानना आवश्यक है। कौन कौन सा, तो वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक, विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि व शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति से समझा जा सकता है।
अब इससे जो है शीत ऋतु में मौसम कैसे बनता है इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।